दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी तैयारी को शानदार और जानदार बनाएंगे। तो दोस्तों, आप इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में जुड़े रहे और अगर आपने मेरे चैनल आर के फिजिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही यूट्यूब पर जाकर आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आप ज़रूर जुड़े। और दैनिक प्रतिदिन जो सुबह अपनी 8 बजे जो क्लासेज चलती है उसमें भी आप जुड़ना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन शारीरिक शिक्षा से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप उनका ज़रूर जवाब देते रहे और कमेंट बॉक्स में आप भी जवाब देते रहे और लास्ट में ज़रूर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करें कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, और आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्न में उत्तरी में अपन शारीरिक शिक्षा और करंट अफेयर से रिलेटेड दोनों प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन से क्रम का ओलंपिक था? टोक्यो ओलंपिक 2020 आपको ध्यान रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन से क्रम का था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, में सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सही आंसर रहेगा टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन से क्रम का है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 32वें क्रम का ओलंपिक। सही आंसर रहेगा दोस्तों 32। दोस्तों, आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 32वें क्रम का था और इससे पहले 2016 रियो ओलंपिक 31वें क्रम का था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आने वाला ओलंपिक 2024 ये भी आपको ध्यान रखना है। 2024 पेरिस के अंदर 2024 के अंदर 33वें क्रम का होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 2 रहेगा अपना, शेल्डन के शरीर वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, शेल्डन के शरीर वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। शरीर वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, सही आंसर रहेगा शेल्डन के शरीर वर्गीकरण को सोमेटोटाइपिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर रहेगा सोमेटोटाइपिंग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? WBC ध्यान रखना दोस्तों, WBC के दो प्रकार होते हैं। WBC के एक लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट। एक लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट, ये भी आपको ध्यान रखना है। WBC के 2 प्रकार होते हैं, एक मोनोसाइट दूसरा लिम्फोसाइट। उनमें सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों मोनोसाइट। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर रहेगा दोस्तों मोनोसाइट। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है लास्ट में 30 में से, उसका भी आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 अपना इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, ये आपको बताना है। दोस्तों, मैं आपको एक्स्ट्रा रूप में बताऊं कि लार ग्रंथियां 6 होती है, यानी 3 जोड़ी होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जोड़ी 3 होती है लेकिन संख्या के अंदर 6 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लार ग्रंथियां संख्या में 6 और 3 जोड़ी जो मुख के अंदर होती है, तो उनमें से सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि जो 6 होती है उसमें सब लिंगुअल ये भी लार ग्रंथि है, सब मैंडिबल्स ये भी लार ग्रंथि है और पेरोटिड ये भी लार ग्रंथि है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इनमें से सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पेरोटिड। पेरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ये आपको ध्यान रखना है। पेरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, भारत को आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है, किसने कहा? इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, आज भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं बल्कि, यह आपको ध्यान रखना है, भगवत गीता की आवश्यकता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मोस्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। ऐसे कोटेशन पूछे जाते हैं और कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारत को आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है, यह कोटेशन किसने दिया? और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद।
स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 6 रहेगा अपना। पर्सन नंबर 6 देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। जेसीआर परीक्षण मापता है। आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षण से संबंधित प्रश्न है और एक लगभग 1% इनसे संबंधित पूछा भी जाता है। तो जेसीआर परीक्षण मापता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, जेसीआर सामान्य गामक योग्यता यानी जनरल मोटर एबिलिटीज़ नापता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सामान्य गामक योग्यता जिसे पर जनरल मोटर एबिलिटीज़ बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो सामान्य गामक योग्यता का मापन जेसीआर टेस्ट के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, सामान्य गामक योग्यता। तो दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहे, और एक्स्ट्रा रूप में कि आपको इसके अलावा कौन से टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को भी शामिल करें, ये भी आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चले दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन अगला, पर्सन नंबर 7। तेज गति की क्रियाओं में कौन सा मांसपेशी फाइबर की आवश्यकता होती है? ये आपको बताना है, तेज गति की क्रियाओं में यानी स्पीड से रिलेटेड जो भी क्रिया की जाती है उसमें कौन सा मसल्स फाइबर आवश्यक होता है, यह आपको बताना है। कौन सा मसल्स फाइबर आवश्यक होता है, यानी तेज गति की क्रियाओं में स्पीड से रिलेटेड। ध्यान रखना दोस्तों, स्पीड से रिलेटेड आपको ये बताना है कि स्पीड से रिलेटेड जो क्रियाएं की जाती है उस व्यक्ति में कौन सा मसल्स फाइबर ज़्यादा होता है, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, श्वेत मसल फाइबर यानी वाइट मसल फाइबर, जिसे अपन FTF फास्ट ट्विच फाइबर FTF भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे अपन FTF फास्ट ट्विच फाइबर FTF भी बोल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, तेज गति की क्रियाओं में कौन सा मांसपेशी फाइबर की आवश्यकता होती है? तो पर्सन नंबर 7 और इसका सही आंसर रहेगा श्वेत फाइबर। इसके अलावा दोस्तों आपको एक्स्ट्रा बताऊं तो लाल फाइबर, जिस व्यक्ति में लाल यानी रेड फाइबर ज़्यादा होता है वो एंडोरेंस से संबंधित क्रियाओं को करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 8 देखिए अपना। पर्सन नंबर 8 रहेगा दोस्तों अपना, BMI बॉडी मास इंडेक्स को दर्शाया जाता है। यहाँ पे जो BMI का सूत्र पूछा गया है आपको ये बताना है। तो BMI जिसे अपन बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं उसका सूत्र क्या है ये बताना आपको। पर्सन नंबर 8 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि आपकी ओबेसिटी यानी आपकी मांसपेशी जो स्थूलता है उसको मापता है, ये आपको ध्यान रखना है। और BMI का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, वेट इन kg हाइट मीटर स्क्वायर, जिसे अपन हिंदी में बोल सकते हैं वजन किलोग्राम में। वजन रखना है किलोग्राम में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाइट रखनी है, ऊंचाई रखनी है मीटर सेंटी स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर रहेगा BMI को वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आपके प्रश्न कितने सही हो रही है ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देते रहे, और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी बताते रहे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन रहेगा अपना पर्सन नंबर 9। देखिए दोस्तों, पर्सन नंबर 9, मिट्रल वाल्व किनके मध्य पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों। मिट्रल वाल्व आपको बताना है, मिट्रल वाल्व किनके मध्य पाया जाता है ये आपको बताना है दोस्तों। आपको इसका एक्स्ट्रा नाम बताऊं तो मिट्रल वाल्व को ही बाइक स्पीड वाल्व भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाइक स्पीड वाल्व, मिट्रल वाल्व को ही बाइक स्पीड वाल्व भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, मिट्रल वाल्व किनके मध्य पाया जाता है? तो बायां आलिंद और बायां नीले यानी लेफ्ट ओट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य पाया जाता है, वो मिट्रल वाल्व पाया जाता है। और दोस्तों, इसमें आपको बताऊं, इसके अंदर 2 कपाट यानी 2 छिद्र होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर 2 कपाट होते हैं, बायां आलिंद और बायां नीले के मध्य 2 छिद्र पाए जाते हैं, जिसे मिट्रल वाल्व या बाइक स्पीड वाल्व बोलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 10। पर्सन नंबर 10 देखिए दोस्तों, ब्लूम द्वारा कितनी समन्वय योग्यताएँ बताई गई है? ब्लूम द्वारा कितनी समन्वय योग्यता बताई गई ये आपको बताना है।
ब्लूम द्वारा कितनी समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ कितनी बताई है ब्लूम के द्वारा, वो आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ब्लूम के द्वारा कितनी समन्वय योग्यता बताई गई है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 8। ब्लूम के द्वारा 8 कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ बताई गई है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 8। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 11 देखिए दोस्तों आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी देते रहिए आपकी प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है। तो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। पुनः स्थापन से तात्पर्य है रिहेबिलिटेशन, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। पुनः स्थापन से तात्पर्य है जिसे अपन इंग्लिश में बोलेंगे रिहेबिलिटेशन, ये भी ध्यान रखना। तो दोस्तों पुनः स्थापन से क्या तात्पर्य ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों चोट के बाद पुनः खेलना पुनः स्थापन कहलाता है। यानी चोट लगने के बाद, इंजरी होने के बाद अपन रिकवर होते हैं और उसके बाद वापस मैदान में आ जाते हैं। तो चोट लगने के बाद पुनः खेलना, इसका सही आंसर रहेगा चोट लगने के बाद पुनः खेलना पुनः स्थापन से तात्पर्य होता है। पर्सन नंबर 11 और इसका सही आंसर चोट के बाद पुनः खेलना रिहेबिलिटेशन या पुनः स्थापन कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 12 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों अपना। पैराफिन वैक्स किससे संबंधित है, पैराफिन वैक्स किससे संबंधित है ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पैराफिन वैक्स किससे संबंधित है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों पैराफिन वैक्स का मतलब मोम का लेप, जो अपन मोम की जो एक प्रकार से लेप करते हैं किसी भी अंग के ऊपर, तो वो पैराफिन यानी मोम को बोलते हैं। मोम को पैराफिन वैक्स किससे संबंधित है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका पैराफिन वैक्स जोड़ों की चोट से संबंधित है। जोड़ों की चोट से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। जॉइंट की इंजरी से पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इसमें जो हाथ या जितने भी जॉइंट होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो जॉइंटों पे क्या करते हैं, मोम का लेप किया जाता है जिससे उस जोड़ की हलचल में खिंचाव आता है और वो एक जगह स्थायी हो जाता है। ये भी आपको फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। तो दोस्तों पैराफिन वैक्स का संबंध जोड़ों की चोट से रिलेटेड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 13। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताते रहें। फीमर के बाद दूसरे स्थान पर सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर के बाद ये आपको बताना है दोस्तों शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है फीमर। और इसके बाद दूसरे स्थान पर सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आजकल की इस एग्ज़ाम के ट्रेंड में अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो सबसे लंबी ना पूछकर सेकंड लार्जेस्ट बोन भी पूछ सकता है। तो दोस्तों फीमर जो कि अपने शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और ये किस में पाई जाती है दोस्तों, तो फीमर जांघ में पाई जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों फीमर जांघ में पाई जाती है, लेकिन फीमर के बाद दूसरी सबसे लंबी हड्डी कौन सी है शरीर की, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों टीबिया। टीबिया शरीर की दूसरी सबसे लंबी हड्डी है। और दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पैर में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है टीबिया। और टीबिया के साथ में दोस्तों दूसरी हड्डी पाई जाती है, उसे फिबुला बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट अपना नेक्स्ट पर्सन रहेगा पर्सन नंबर 14। पर्सन नंबर 14 देखिए दोस्तों, बेलास्टिक विधि का प्रयोग किसे विकसित करने के लिए किया जाता है। बेलास्टिक जिसे अपन बेलास्टिक विधि, ध्यान रखना, बेलास्टिक विधि का प्रयोग किसे डेवलप करने या विकसित करने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। और दोस्तों पर्सन नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा बेलास्टिक विधि किसे डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल या विकसित करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, इसे डेवलप करने के लिए बेलास्टिक विधि का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन दोस्तों पर्सन नंबर 15 देखिए, पर्सन नंबर 15 और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा दोस्तों, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए, यह भी आपको ध्यान रखना, किस खेल के लिए वेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है, उसको सही आंसर रहेगा लंबी कूद, लॉन्ग जंप के अंदर वेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। लॉन्ग जंप के अंदर वेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 16।
प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, कक्षा कक्ष में शिक्षण कैसा होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कक्षा प्रबंधन से रिलेटेड प्रश्न है। तो कक्षा कक्ष में शिक्षण कैसा होना चाहिए ये आपको बताना है, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कक्षा कक्ष में शिक्षण कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों एक तरफा, कठिन, संवादमूलक, उद्देश्य रहित। तो प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कक्षा कक्ष में संवादमूलक, यानी एक दूसरे से डिस्कस करते हुए संवादमूलक शिक्षण होना चाहिए। सही आंसर रहेगा दोस्तों संवादमूलक। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी का प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, विद्यालय कार्यक्रमों का स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, विद्यालय कार्यक्रमों का स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है, स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों विद्यालय कार्यक्रमों का स्पार्क प्लग, यानी मेन जो प्रश्नोत्तरी होती है वो किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को विद्यालय कार्यक्रमों का स्पार्क प्लग कहा जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों पाठ्यक्रम। प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों पाठ्यक्रम स्पार्क प्लग कहा जाता है कि पाठ्यक्रम के द्वारा ही विद्यालय की रूपरेखा बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसे स्पार्क प्लग कहा जाता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अपना, विद्यार्थियों को स्पोक पोजीशन में किसके लिए खड़ा किया जाता है। विद्यार्थियों को स्पोक पोजीशन में किसके लिए खड़ा किया जाता है ये भी आपको बताना है। तो विद्यार्थियों को स्पोक पोजीशन में खड़ा करने के लिए किसके लिए खड़ा किया जाता है दोस्तों, ये एक खड़ा करने की टेक्निक होती है स्पोक पोजीशन। तो आपको स्पोक पोजीशन बताना है कि स्पोक पोजीशन में विद्यार्थियों को क्यों खड़ा किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पीटी के लिए। पीटी या मार्च पास्ट जो अपन एक्सरसाइज बोलते हैं, पीटी के लिए विद्यार्थियों को स्पोक पोजीशन में खड़ा किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों आपको माफ़ी चाहूँगा, कुछ ही आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो डिस्टर्ब भी आप ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी स्टडी पे फोकस ज़रूर रखिए, डिस्टर्ब पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों विद्यार्थियों को स्पोक पोजीशन में खड़ा करने के लिए पीटी के लिए खड़ा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 19 रहेगा दोस्तों, निम्न में से कक्षा प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। कक्षा प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है ये आपको बताना है। तो दोस्तों कक्षा प्रबंधन के इनमें से 3 सिद्धांत है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन इनमें से कक्षा प्रबंधन का सिद्धांत कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कक्षा प्रबंधन, जिसे अपन क्लास मैनेजमेंट बोलते हैं, क्लास मैनेजमेंट उसका सिद्धांत नहीं है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका क्लास मैनेजमेंट के लिए समय का निर्धारण भी किया जाता है, स्थान निर्धारण किया जाता है, लक्ष्यों का ज्ञान भी होता है, लेकिन प्रदर्शन क्लास मैनेजमेंट से संबंधित नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा कक्षा प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रदर्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, मुक्त हस्त व्यायाम यानी फ्री हैंड जो अपन एक्सरसाइज करते हैं, फ्री हैंड कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज बोलते हैं, मुक्त हस्त व्यायाम में आकर्षण के तौर पर कौन सी कक्षा संरचना को अपनाया जाता है। मुक्त हस्त व्यायाम में आकर्षण के तौर पर कौन सी कक्षा संरचना को अपनाया जाता है ये आपको बताना है। और दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा तो कौन सी कक्षा का फॉर्मेशन अपनाया जाता है मुक्त हस्त व्यायाम के अंदर। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा स्पोक संरचना को मुक्त हस्त व्यायाम यानी फ्री हैंड जितनी भी एक्सरसाइज या कैलिस्थेनिक व्यायाम किए जाते हैं उनमें स्पोक संरचना क्लास मैनेजमेंट के तौर पर किया जाता है। तो 20 नंबर प्रश्न और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पोक संरचना। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता रहे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 21, प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है। प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों टूर्नामेंट कितना प्रकार का होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो टूर्नामेंट से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी अपन इसमें कुछ क्वेश्चंस को शामिल किए हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों अपन स्पेशल प्रश्नोत्तरी भी एक 100 क्वेश्चंस की स्पेशल प्रश्नोत्तरी भी अपन टूर्नामेंट से रिलेटेड लेकर आएंगे, लेकिन कुछ टूर्नामेंट से संबंधित प्रश्न इसमें भी डाले गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रतियोगिता 4 प्रकार की होती है। वो आपको मैं बता दूं दोस्तों प्रतियोगिता 4 प्रकार की होती है, उनमें से एक नॉकआउट होती है, दूसरी लीग होती है और
तीसरी जिसे अपन कॉम्बिनेशन यानी संयुक्त, और चौथी होती है उसे अपन बोलते हैं यानी चैलेंज या चुनौती प्रतियोगिता, वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 22 रहेगा अपना। नॉकआउट प्रतियोगिता में टीमों की संख्या विषम होने पर लोअर हाफ में टीमों के विभाजन का सूत्र क्या होगा। यानी नॉकआउट प्रतियोगिता के अंदर ध्यान रखना है, नॉकआउट प्रतियोगिता में टीमों की संख्या अगर क्या हो, विषम हो, तो लोअर यानी निचले अर्ध में टीमों का विभाजन का सूत्र क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, टीमों को दो अर्ध में डिवाइड किया जाता है, एक ऊपरी अर्ध और दूसरा निचला अर्ध, जिसे अपर हाफ और लोअर हाफ बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, जिसे अपर हाफ और लोअर हाफ बोलते हैं। तो निचले हाफ में ध्यान रखना दोस्तों सदैव टीमें कम आती है, और इसका सही आंसर रहेगा लोअर हाफ में टीमों को डिवाइडेशन में कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा n-1/2, यानी जितनी टीमें हैं उनमें से एक को घटाकर 2 का भाग लगाना है। तो लोअर हाफ में टीमों की विषम संख्या होने पर लोअर हाफ में टीमों कितनी आएगी, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सूत्र में n-1/2, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा अपना 23 नंबर प्रश्न। नॉकआउट प्रतियोगिता में राउंड किस प्रकार निकाला जाता है। नॉकआउट प्रतियोगिता में राउंड किस प्रकार निकाला जाता है, ये आपको बताना है। राउंड यानी चक्र की संख्या किस प्रकार निकाली जाती है, ये आपको बताना है। तो नॉकआउट प्रतियोगिता में दोस्तों चक्र किस प्रकार निकाला जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, नॉकआउट प्रतियोगिता में राउंड निकालने के लिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2 का आधार अपनाया जाता है। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 यानी जितनी टीमें हैं ये आपको ध्यान रखना है। मान लो अगर 15 टीम है तो कितने राउंड में टोटल मैच होंगे, ये ध्यान रखना है। तो इसका नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना होगा, तो दोस्तों 2 से बड़ी 4, 8 और 16, मतलब ये टीम कितने अंडर में आ रही है, तो 16 के अंडर में आ रही है, इसलिए 1, 2, 3 और 4। तो इसका मतलब नॉकआउट प्रतियोगिता राउंड किस प्रकार निकाल, तो 15 टीमों के 4 राउंड में टोटल मैच होंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो नॉकआउट प्रतियोगिता में राउंड किस प्रकार निकाला जाता है, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 को आधार माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। नॉकआउट प्रतियोगिता में टीम विषम होने पर कौन से हाफ में टीमें कम होगी। दोस्तों इससे रिलेटेड फैक्ट मैंने पहले भी बता दिया कि नॉकआउट प्रतियोगिता जिसे अपन एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं, ये भी आपको बताना है, ध्यान रखना है। तो नॉकआउट प्रतियोगिता में टीम अगर विषम संख्या में है तो कौन से हाफ यानी अर्ध में टीमें कम होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लोअर हाफ में कम होगी, यानी निचले अर्ध में टीमें कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लोअर हाफ में टीमें कम होती है। अगर टीमों की संख्या विषम है तो अपर हाफ में टीमें ज़्यादा होती है, लोअर हाफ में टीमें कम होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों आपके प्रश्नोत्तरी में आपको कैसे लग रही है वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, और आपने 30 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है वो आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, सांत्वना टाइप प्रथम और द्वितीय कौन से प्रतियोगिता से संबंधित है। दोस्तों सांत्वना टाइप जिसे अपन सांत्वना टाइप फर्स्ट और सांत्वना टाइप 2 बोलते हैं, वो कौन सी प्रतियोगिता यानी कौन से टूर्नामेंट से संबंधित है, ये आपको बताना है। सांत्वना टाइप प्रथम और सांत्वना टाइप द्वितीय ये कौन से प्रतियोगिता से संबंधित है, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों इनमें से आपने वो ऑप्शन देख लिया होगा, और इससे सही आंसर रहेगा सांत्वना टाइप 1 और सांत्वना टाइप 2 एलिमिनेशन प्रतियोगिता से संबंधित है। इसका सही आंसर रहेगा 25 नंबर का एलिमिनेशन, जिसे अपन नॉकआउट प्रतियोगिता भी बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों एलिमिनेशन को नॉकआउट प्रतियोगिता भी बोलते हैं। तो नॉकआउट प्रतियोगिता से या एलिमिनेशन प्रतियोगिता से संबंधित है सांत्वना टाइप 1 और सांत्वना टाइप 2, ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, विशिष्ट सीडिंग प्रतियोगिता के कौन से चरण में दी जाती है, ये आपको बताना है दोस्तों। विशिष्ट सीडिंग दोस्तों इससे रिलेटेड फैक्ट मैं आपको बता दूं कि सीडिंग 2 प्रकार की होती है, एक सीडिंग होती है, दूसरी विशिष्ट सीडिंग होती है। लेकिन सीडिंग तो अपन कोई से भी चरण में दे सकते हैं, लेकिन विशिष्ट सीडिंग कब दी जाती है ये आपको बताना है। तो विशिष्ट सीडिंग प्रतियोगिता के कौन से चरण में दी जाती है दोस्तों, मैं आपको बताऊं विशिष्ट सीडिंग का मतलब होता है जो टीम सबसे मजबूत टीम होती है उसे शुरू में नहीं खिलाकर सबसे अंत में
फिक्चर के अंदर शामिल किया जाता है, जिससे कि वो टीम दूसरी टीमों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना कर सके और अन्य कमज़ोर टीमें आराम से खेलकर अंतिम चरण तक पहुंच सके। इसलिए जो मजबूत टीम होती है उसे लास्ट अंतिम चरण में उसको शामिल किया जाता है, ताकि वो प्रतियोगिता में रोचकता बनी रहे। तो विशिष्ट सीडिंग प्रतियोगिता के कौन से चरण में दी जाती है, तो ये अंतिम चरण में दी जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो विशिष्ट सीडिंग कब दी जाती है, तो प्रतियोगिता के अंतिम चरण में दी जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, लीग प्रतियोगिता का दूसरा नाम क्या है। लीग प्रतियोगिता दोस्तों मैं आपको बताऊं कि टूर्नामेंट के 4 प्रकार होते हैं, उनमें से जो लीग प्रतियोगिता का दूसरा नाम क्या है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा लीग प्रतियोगिता का दूसरा नाम क्या है, प्रश्न नंबर 27। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लीग प्रतियोगिता, जिसे अपन राउंड रोबिन प्रतियोगिता भी बोलते हैं। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों राउंड रोबिन प्रतियोगिता। दोस्तों मैं इस राउंड रोबिन या इसे लीग भी बोलते हैं, और इसका तीसरा नाम जिसे अपन बर्गर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो लीग प्रतियोगिता के 3 नाम, एक लीग, दूसरा राउंड रोबिन और तीसरा बर्गर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, लीग प्रतियोगिता में फिक्चर डालने की कौन कौन सी विधियां हैं। यानी लीग प्रतियोगिता के अंदर फिक्चर डालने की कौन कौन सी मेथड है, विधियां हैं, वो आपको ध्यान रखना बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 28 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो लीग प्रतियोगिता के अंदर फिक्चर डालने की जो विधियां होती है वो 3 प्रकार की होती है दोस्तों, एक टेबुलर मेथड, दूसरी साइकिल मेथड और तीसरी स्टेयर मेथड, जिसे अपन सीढ़ी नुमा भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लीग प्रतियोगिता में जो फिक्चर डालने की मेथड या विधियां होती है वो उपरोक्त सभी यानी तीनों होती है, टेबुलर, साइकिल और स्टेयर मेथड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, संयुक्त प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है। संयुक्त प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है आपको बताना है। संयुक्त प्रतियोगिता जिसे अपन कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता या कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। संयुक्त का दूसरा नाम कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता भी होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको, कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन या संयुक्त प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है ये आपको बताना है, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कॉम्बिनेशन या संयुक्त प्रतियोगिता 4 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहेगा 4। कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता 4 प्रकार की होती है। चलिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती है ये आपको बताना है। मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती है ये आपको बताना है। और दोस्तों प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहेगा मानव शरीर में लगभग 639 मांसपेशियां होती है, ये आपको ध्यान रखना 639। और दोस्तों इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में लगभग कितनी हड्डियां होती है शरीर में, तो वो फिक्स के तौर पर 206 हड्डियां होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन मानव शरीर में अगर मांसपेशियां पूछी जाए तो वो लगभग 639 होती है। तो दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रख दिए गए हैं, और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी वो भी ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को अभी यूट्यूब पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से संबंधित, और प्रतिदिन की अपन जो क्लास लेकर आते हैं सुबह वो भी आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित आप अपने सभी जवाब और कमेंट जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।